नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की। सोचिए, एक ऐसा दौर जब सदियों से चली आ रही परंपराओं की टक्कर हो रही थी नए आधुनिक विचारों से। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक और धार्मिक जागृति का समय था। एक ऐसी क्रांति जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उस समय के समाज में ऐसी क्या दिक्कतें थीं कि इतने बड़े सुधारों की जरूरत आन पड़ी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, परत दर परत। इस पूरे विश्लेषण में हम पहले समाज की उन मुश्किलों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सुधारकों ने कौन से अलग अलग रास्ते अपनाए। कुछ ने आधुनिकता का दामन थामा तो कुछ ने अपनी जड़ों की ओर वापसी की बात की। और आखिर में हम नजर डालेंगे कि इन आंदोलनों की हमारे लिए क्या विरासत है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय का भारतीय समाज असल में किन चुनौतियों से घिरा हुआ था। सच तो ये है कि समाज कई तरह की कुरीतियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जाति के नाम पर भेदभाव तो था ही, सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपराएं थीं। छोटी उम्र में शादी यानी बाल विवाह और बहु विवाह आम बात थी। विधवाओं का जीवन तो मुश्किलों का पहाड़ था और कई जगह बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मतलब समाज एक ठहराव में था जिसे तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। अब इस बदलाव की आग को हवा कहां से मिली? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, पश्चिम से आए नए विचार जैसे आजादी, बराबरी और इंसाफ की बातें, और दूसरी मॉडर्न एजुकेशन, जिसने लोगों को तर्क से सवाल पूछकर सोचने का नया नजरिया दिया। इन दोनों ने मिलकर सुधार के लिए एक जमीन तैयार कर दी। और फिर तो जैसे एक लहर सी आ गई, एक के बाद एक कई जबरदस्त आंदोलन खड़े हुए। ब्रह्म समाज से लेकर रामकृष्ण मिशन तक इन सभी ने समाज को एक नई राह दिखाने का बेड़ा उठाया। इस टाइमलाइन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधार की ये लहर कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से पूरे देश में फैली। सुधार का जो पहला रास्ता था वो था आधुनिकता का मार्ग। इसको मानने वालों का कहना था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें तर्क, विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा को अपनाना ही होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग लीडर्स ने आधुनिकता के इस आइडिया को अपनी अपनी तरह से अपनाया। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के जरिए तर्क पर जोर दिया, तो वहीं प्रार्थना समाज ने लॉजिकल पूजा पाठ को बढ़ावा दिया, और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के जरिए मॉडर्न एजुकेशन की जोरदार वकालत की। अच्छा, अगर हम अलीगढ़ आंदोलन और ब्रह्म समाज को आमने सामने रखकर देखें तो पता चलता है कि दोनों ही मॉडर्न सोच के रास्ते पर थे, लेकिन उनके लक्ष्य अलग अलग समुदायों की जरूरतों के हिसाब से थे। एक तरफ अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम समाज के लिए साइंटिफिक एजुकेशन पर फोकस कर रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के अंदर के कर्मकांडों और कुरीतियों पर सवाल उठा रहा था। लेकिन हर कोई इस रास्ते से सहमत नहीं था। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जड़ों की ओर वापसी। इस सोच का मानना था कि समाज में असली सुधार पश्चिम की नकल से नहीं, बल्कि अपने ही प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के शुद्ध रूप की तरफ लौटकर आ सकता है। इस पुनरुत्थानवादी आंदोलन का, जिसे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, सीधा सा मतलब था धर्म और समाज को उसके सबसे पवित्र रूप में वापस लाना। ये एक तरह से बाहरी यानी वेस्टर्न असर के खिलाफ एक रिएक्शन था। इनका एक बहुत मशहूर नारा था, वेदों की ओर लौटो। यहां पर इन दोनों विचारधाराओं के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, आर्य समाज वेदों को ही सब कुछ मानता था, अचूक, और वो पश्चिमी असर को पूरी तरह से नकारता था। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना समाज था जो तर्क और सेवा पर जोर देता था, और पश्चिमी विचारों से अच्छी बातें सीखने में उसे कोई हिचक नहीं थी। ये सुधार के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। और इसी दौर में एक और जबरदस्त आवाज गूंजी, स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा, जीव में जो प्रेम करते हैं वही ईश्वर सेवा करता है। मतलब इंसानों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। ये आध्यात्म और समाज सेवा का एक ऐसा संगम था जिसने सुधार आंदोलन को एक नई ही एनर्जी दे दी। चलिए अब उस संघर्ष की बात करते हैं जिसने सीधे सीधे समाज में फैले जाति और लिंग के भेदभाव पर हमला किया। ये लड़ाई थी बराबरी की लड़ाई। ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज ये कोई मामूली आंदोलन नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसका सीधा निशाना था जाति व्यवस्था, जिसे ये जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे।
उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को, यानी जाति के आधार पर ऊंचे नीचे के दर्जे को, खुले तौर पर चुनौती दी और निचली जातियों और खासतौर पर महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। प्रार्थना समाज ने भी समाज सुधार के लिए एक बहुत ही क्लियर कट 4 सूत्री एजेंडा सामने रखा। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था को नकारो, महिलाओं को पढ़ाओ, विधवाओं की दोबारा शादी करवाओ और लड़के लड़कियों दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाओ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार नजरिया था। और यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई सुधारवादी हो या पुनरुत्थानवादी, लगभग हर आंदोलन के दिल में महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा बन गया था। सती प्रथा के खिलाफ लड़ना हो, लड़कियों की पढ़ाई का समर्थन हो या पर्दा प्रथा का विरोध, महिलाओं की हालत को बेहतर बनाना सबका एक कॉमन मकसद था। तो इन सब आंदोलनों का आखिर हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? इनकी विरासत क्या है और इसने हमारे आज के भारत की नींव कैसे रखी? इन सुधारों का असर बहुत गहरा था और दूर तक जाने वाला था। इनसे मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक सोच को बहुत बढ़ावा मिला। पहली बार समाज में जाति और लिंग के आधार पर बने ऊंच नीच के ढांचे पर खुलकर सवाल उठाए गए। इन आंदोलनों ने मिलकर एक नई राष्ट्रीय चेतना को जगाया और आने वाले समय के सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो हाँ, ये सच है कि इन आंदोलनों के रास्ते अलग अलग थे। कुछ ने पश्चिम की तरफ देखा तो कुछ ने अपने गौरवशाली अतीत की तरफ, लेकिन इन सब की मंजिल एक ही थी, भारत को एक नए और बेहतर भविष्य की तरफ ले जाना। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, तर्क, बराबरी, सेवा और अपनी जड़ों का सम्मान, इन सुधार आंदोलनों में से कौन सा विचार आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।